हेलो दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या होता है। वीडियो को स्किप करने से पहले इस वीडियो के बारे में अच्छे तरीके से जान लें, उसके बाद वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या होता है और आज ये कोरोना वायरस से क्यों अलग है, क्यों इसका नाम डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस ही रखा गया। मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि डबल लेयर मास्क क्या होता है, जो कि इस समय गवर्नमेंट या फिर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप लोग डबल लेयर मास्क लगाइए। कैसे आपको अंदर डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस बॉडी के अंदर जाता है और अपना घर बना लेता है। ऐसा क्या करें कि आपके बॉडी के अंदर जो घर बना रहा है कोरोना वायरस, यह अच्छी तरीके से फैल ना पाए और आप इस कोरोना वायरस से बच सके। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में मैं बता देता हूँ कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको बताता हूँ कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेंट क्या होता है। कोरोना वायरस का जब हम संरचना देखते हैं तो संरचना देखेंगे जब आप उसका, तो जो उसका सर की तरह एकदम दिख रहा है, सर के ऊपर जो होते हैं थोड़े थोड़े पिन की तरह संरचना निकले होते हैं, इसको हम स्पाइक बोलते हैं। और ये बना किससे होता है? स्पाइक प्रोटीन से। अब यही जो होता है, जैसे इन्फेक्शन जब होता है तो ये जाकर पकड़ने का काम करता है, मतलब जहाँ जाएगा और उस आर्गन में जाएगा, आर्गन में जाकर इसको, मतलब जैसे हम लोग का पैर होता है और हाथ होता है, वैसे ही इसमें स्पाइक प्रोटीन होते हैं। इसमें और सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इन्वेलप प्रोटीन होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इन्वेलप। तो स्पाइक प्रोटीन का मेन काम होता है। इन्वेलप प्रोटीन जो होता है आपके जो इसमें कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये भी समझते हैं जेनेटिक मटेरियल इसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पूछा जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और ये इन्वेलप प्रोटीन से घिरा होता है। अब इसका पूरा नाम जानते हैं। अब जो WHO ने, जैसे मान लीजिए पहले इसको नोवल कोरोना वायरस या वुहान कोरोना वायरस ऐसे नाम दिया गया था, लेकिन WHO ने इसको फाइनल नाम दिया है और इसका नाम दिया है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये जो आपका वायरस जो है इसके कई वेरिएंट है। अब ये वेरिएंट कैसे हो गए? जैसे मान लीजिए वुहान में जो वायरस निकला, उसका वायरस जो है इंडिया से जो वायरस है, जो इंडिया में वायरस का प्रकोप है, उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस था? आरएनए के सीक्वेंस में डिफरेंस था। आरएनए के आप सीक्वेंस कैसे हम बात करें तो इसके लिए हम चलना पड़ेगा जेनेटिक में। जेनेटिक में जब हम देखते हैं तो आरएनए में एक नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? जब आप आरएनए का संरचना देखेंगे, चाहे डीएनए का संरचना, आरएनए की बात करेंगे, चूंकि डीएनए की तो बात हो ही नहीं रही है क्योंकि ये आरएनए से रिलेटेड है। तो आरएनए का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आरएनए के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो उसमें यह बना होता है किससे? तो ये पेंटोस शुगर फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं और पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप जो होता है एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और उसी से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं अंदर। तो नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है और ये सीक्वेंस जो होता है क्रम के अनुसार होता है, मतलब क्रम होना चाहिए, क्रम के अनुसार ही होगा। मतलब ये नहीं है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर डीएनए आरएनए का एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एकदम कंफर्म है कि वही सीक्वेंस होगा ही। अब ये सीक्वेंस का काम क्या होता है तो समझिए। तो ये सीक्वेंस जो होते हैं एक तीन नाइट्रोजनस बेस का समूह बनाते हैं। अब ये 3 नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं? एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। अब जेनेटिक कोड क्या करता है? जेनेटिक कोड जो होता है वह क्या करता है कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब प्रोटीन वर्क क्या करता है? तो प्रोटीन आप जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, एंजाइम से लेकर हार्मोन, हर चीज जो होता है केवल प्रोटीन बनाता है, मैक्सिमम प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन चूंकि बनाएगा ही, तो प्रोटीन बनाएगा, अगर एंजाइम बन रहा है तो एंजाइम आपके शरीर में या हार्मोन आपके शरीर में कोई ना कोई तो काम करेगा ही। अब ये क्या करेगा? आपके शरीर में जब काम करेगा तो एक तरह से आपके शरीर में एक संरचनात्मक बदलाव रहेगा, मतलब संरचनात्मक बदलाव रहेगा, आपका थोड़ा संरचनात्मक चेंजिंग आएगी, आपके संरचना में कुछ परिवर्तन होगा। अब ये संरचना में परिवर्तन मतलब स्पेसिफिक संरचना बताएगा कि आप में फलाना एंजाइम बना रहा है प्रोटीन और फलाना खाने को डाइजेस्ट कर दे रहा है। तो ये आपकी एक संरचना को बता रहा है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है?
एमाइलेज एंजाइम। अब एमाइलेज एंजाइम बना किससे होता है? प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन कहां से बना है? आरएनए से बना है। तो मतलब आरएनए क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली, अगर इनडायरेक्टली वे में देखें तो एंजाइम बना रहा है, यानी खाने को पचा रहा है। तो ये खाने का पचाना एक तरह से आपकी संरचनात्मक लक्षण है कि नहीं है? संरचनात्मक लक्षण है। अब जैसे सेलुलोज का पाचन आप में नहीं होता है, गाय भैंस में होता है, यानी सेलुलोज को पाचन करने वाला एंजाइम आप में नहीं बन रहा है, यानी ये आपका संरचनात्मक लक्षण नहीं है। वही चीज इसमें हो रहा है। तो ये क्या, म्यूटेशन को समझने से पहले समझिए इसका संक्रमण कैसे होता है। तो संक्रमण, पहले किसका संक्रमण, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोविड की बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है जनरली, इसका संक्रमण कैसे होता है? तो ये अगर मान लिया किसी पर्सन को हुआ है तो वो कहीं पब्लिक प्लेस में खांसता है या छींकता है, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे पानी जो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में होते हैं, जो हमारे नाक और मुंह से निकलते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है। अब उसके नाक में जाता है तो वो सीधे पहले वाला जो वायरस था, आप समझिए इसको, थोड़ा अंतर समझिए, जो वुहान में वायरस था या इंडिया में पहले वाला वायरस जो था, वो जाता था तो हमारे ट्रेकिया के रीजन को, जिसको हम श्वास नली कहते हैं, उस भाग को ज़्यादा जाकर ये इफेक्ट करता था, अपना प्रभावित करता था। लेकिन ये जो वायरस है, जो दूसरा वेरिएंट आया है, यानी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बाद जो नया वायरस आया है, ये वायरस क्या करता है, ये सीधे जाके आपके लंग्स को प्रभावित करता है। अब देखिए क्या हो गया, अब ये लंग्स को प्रभावित किया, लेकिन दोनों भाग को चूंकि प्रभावित तो एक ही तरह से कर रहा है, लेकिन ये जाके आपके लंग्स को प्रभावित कर रहा है। अब होता क्या है, जब ये जाता है आपके शरीर के अंदर, तो ये सीधे आपके, सबसे पहला चीज तो वायरस जो होता है सीधे आपके कोशिका को प्रभावित करता है। ये कोशिका के साथ जुड़ता है। अब कोशिका के साथ जुड़ता है तो कोशिका के साथ जुड़ने के बाद क्या करता है, कोशिका में एक लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, कोशिका के मेम्ब्रेन को पचा जाते हैं। अब मेम्ब्रेन को पचाने के बाद क्या होता है, ये अपना एंजाइम जो होता है वायरस के ऊपर छोड़ता है। तो वायरस में जितने भी प्रोटीन होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में एंजाइम है, तो उसमें जितने भी प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन और आपका इनवेलप प्रोटीन, सबको डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन आरएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब आरएनए क्या होता है, फिर जब मेम्ब्रेन खुल जाता है तो मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। अब आरएनए, चूंकि कोशिका में पहले से आरएनए तो मौजूद है, उसका खुद का डीएनए भी है कोशिका का, लेकिन ये आरएनए क्या करता है, ये आरएनए बहुत सारे आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आरएनए जो होता है बहुत सारे आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए फॉर्मेशन करने के बाद आरएनए बनाता भी है और प्रोटीन भी बनाता है, यानी हमारे कोशिका का प्रयोग ये करता है। कोशिका में उपस्थित जो विभिन्न अणु होते हैं उनका प्रयोग करता है और आरएनए बनाता है, यानी बहुत सारा आरएनए बनाएगा। आरएनए के साथ ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब ये आरएनए भी बन रहा है और प्रोटीन भी बन रहा है। आप जान ही रहे हैं कि कोरोना वायरस में आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, यानी आरएनए और प्रोटीन जब बन जाता है कोशिका के अंदर, तो इससे ये बहुत सारे कोरोना वायरस बना लेते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर सैकड़ों की संख्या में कोरोना वायरस बन जाते हैं। और जब इतनी ज़्यादा संख्या हो जाएगी, जब संख्या बढ़ती चली जाएगी तो एक समय आएगा कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और जब कोशिका फट जाएगी तो कोशिका फटने के बाद क्या होगा, ये कोरोना वायरस जो निकलेंगे, ये कोरोना वायरस और कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे और इसी तरह से क्या होगा, ये हमारे उत्तक को यानी कोशिका को डैमेज करते चले जाएंगे और अपनी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। अब चूंकि कोशिका फटेगा तो कोशिका से साइटोप्लाज्म में निकल जाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरह का तरल पदार्थ होता है। अब ये तरल पदार्थ जो होता है क्या होता है, आपके लंग्स में, यानी जो लंग्स में, चूंकि ये लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, अब ये लंग्स में जो होगा एक पानी के रूप में क्या हो जाएगा, पूरे लंग्स में भर जाएगा। अब ये पानी के चूंकि कोशिका को डैमेज भी कर रहा है, पूरे लंग्स में पानी भी भर दे। तो इसी यही कारण है कि आदमी जो हो रहे हैं कोरोना वायरस होने के कारण जो हो रहा है उनमें न्यूमोनिया का चांस ज़्यादा हो जा रहा है। न्यूमोनिया में क्या होता है, पानी भर जाता है लंग्स में, तो न्यूमोनिया का चांस बढ़ जा रहा है, जिससे आदमी को सांस वांस लेने में परेशानी होती है। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं, तो सबसे पहला लक्षण यह है कि सूखी खांसी, फिर क्या है, बुखार, नाक बहना, सर दर्द, गले में खराश, दस्त, सांस लेने में परेशानी, मतलब सांस लेने में, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अगर इसमें मान लीजिए कई लोग परेशान हो जा रहे हैं कि बुखार हो रहा है तो करें कोरोना वायरस, अरे नहीं, तो सांस लेने में भी परेशानी होनी चाहिए। तो सारे के सारे लक्षण एक बार मैं और दोहरा दे रहा हूँ, सूखी खांसी,
बुखार, ये सारे लक्षण होने चाहिए अभी कोरोना वायरस है। सूखी खांसी, बुखार, नाक बहना, सर दर्द, गले में खराश, दस्त, सांस लेने में परेशानी, तो ये सारे के सारे लक्षण अगर किसी आदमी में है तो उसका 100% कोरोना वायरस। अब ये कहे कि नाक बहने लगा तो भाई सीजन प्रॉब्लम है, नाक बहेगा ही। बुखार आदमी को पहले भी होता था, अब भी होगा। गले में खराश, खाना वगैरह खाएंगे नहीं समय से, गले में खराश होना ही होना है। तो इससे टेंशन लेना बंद करिए, क्योंकि न्यूज, और पहला चीज तो न्यूज बंद कर दीजिए देखना। न्यूज इतना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है जितना कोरोना वायरस नहीं फैला रहा है। तो इतना अगर आपको इतना सारा लक्षण है तभी जाकर आपको कोरोना वायरस है। ये मत समझिए कि आपको खांसी आ रही है तो आप कोरोना वायरस के शिकार, नहीं। ये हो सकता है कि खराश वगैरह होता है लोगों में तो उस अनुसार भी हो सकता है। बुखार होता भी है आदमी में, नाक बहना सब में होता है, सर दर्द। तो इस सारे के सारे अगर लक्षण एक साथ दिख रहे हैं तभी आप समझिए आपको कोरोना वायरस है। अब बचाव क्या है? बचाव का सबसे पहला चीज है रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या करता है? अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या करता है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आरएनए जब हमारी कोशिका को क्या कर रहा था कि जाकर प्रभावित कर रहा था, तो कोशिका में जाने के बाद क्या कर रहा था आरएनए से आरएनए का निर्माण कर रहा था। अब आरएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए से आरएनए ऐसा नहीं बन जाएगा, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको नाम है कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अब ये क्या करता है, आरएनए को चेंज कर देता है, पॉलीमर यानी बहुत सारा रूप बना देता है आरएनए का, यानी बहुत सारे आरएनए का, यानी यही एंजाइम मेन जिम्मेदार है आरएनए के निर्माण के लिए। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो होता है ये सीधे जाकर इसके क्रिया को रोक देता है। किसके क्रिया को? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के क्रिया को। इसके अलावा और क्या बचाव का है? इसके लिए हम जनरली डॉक्टर से सलाह लेकर भी दवा भी ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए बुखार वगैरह है तो ज़रूरत के अनुसार आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं। ये 100 mg आप 5 दिन के लिए एक एक गोली दिन में कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन यह गर्भवती महिला और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं है। उसके अलावा मतलब ये पूरा कम जो है विटामिन सी का ले सकते हैं। विटामिन सी 500 mg ले सकते हैं 10 दिन में 2 बार। एजिथ्रोमाइसिन भी 500 mg 5 दिन तक आप ले सकते हैं। गर्भवती महिला को नहीं लेना है, लेकिन इसमें बच्चों के लिए क्या है, 12 वर्ष से कम बच्चों के लिए तो पहले दिन आपको 10 mg पर kg के हिसाब से लेना है। मान लीजिए 12 साल का बच्चा है तो 12 दहा में 120 mg लेना है गोली। तो ऐसे 10 mg पहले दिन लेना है पर kg के हिसाब से, मानी जितना शरीर का भार रहेगा उस अनुसार क्या लेना पड़ेगा आपको, एजिथ्रोमाइसिन लेना पड़ेगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको दूसरे से लेके 5वें दिन तक 5 mg पर kg के हिसाब से लेना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 10 दिन तक रात के समय 1 गोली। जिंक 50 mg 10 दिन तक 1 गोली। इसके अलावा जो आप घर पे अन्य चीज़ें भी बचाव भी कर सकते हैं। क्या है बचाव में? देखिए, भाप लेना, भाप लीजिए, खूब काढ़ा पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी ज़्यादा लीजिए, और गिलोय खाइए। गिलोय बहुत ज़्यादा ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अब इसमें आते हैं, बात करते हैं टेस्ट। अब इसका टेस्ट कैसे होता है? तो पहले जो टेस्ट होता था वो RT-PCR टेस्ट होता था। RT-PCR का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आप जानते हो आरएनए से आरएनए तो बनता ही है, वो आरएनए पॉलीमराइजेशन कहलाता है, लेकिन आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनता है, जैसे डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है, इसीलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये क्या किया जाता है, इसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आरएनए से डीएनए बनता है उस डीएनए को लेते हैं और उस डीएनए को एक पीसीआर के द्वारा जो करते हैं बहुत सारे डीएनए में बदल देते हैं, यानी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, और उसको देखते हैं जो मतलब अगर कोरोना वायरस वाला डीएनए है तो उससे उस डीएनए को मिलाते हैं। अगर मिल गया तो समझ लिए कोरोना वायरस है, नहीं मिला तो कोरोना वायरस नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, अब नया एक टेस्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं कैट टेस्ट। कैट टेस्ट क्या होता है? कोरोना वायरस एंटीबॉडीज टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि
आपके शरीर में अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो आपका शरीर, कोई भी चीज़ आपके शरीर में इन्फेक्ट करता है तो पहले शरीर हमारे उससे लड़ता है। उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या किया जाता है, जो आपका नया मतलब जो आया हुआ है किट आया हुआ है, टेस्ट किट, उसमें क्या किया जाता है, हमारे शरीर से इंजेक्शन के द्वारा इस एंटीबॉडीज को निकालकर उस किट में रखा जाता है। अगर किट में लाल बत्ती जम जाती है तो मतलब कि क्या है, आपको कोरोना है, नहीं जलती है तो मतलब कोरोना नहीं है। अब कोरोना वायरस फैलता किसको किसको है, तो कोरोना वायरस जनरली स्तनधारी और पक्षियों में ज़्यादा होता है। पक्षी और स्तनधारी को ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, मतलब इन्हीं में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों में क्यों नहीं रहा, क्यों स्तनधारी में, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कोशिका के लेवल पर। क्योंकि हमारी कोशिका में एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो किसी भी वायरस के साथ जुड़ने में हेल्प करता है, यानी उसको आइडेंटिफाइड करता है, उसको पता लगाता है। जब वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा यानी पता लगा लेगा, यानी सेम उसी की तरह हो जाएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो वो क्या कर देगा, उसको जोड़ लेगा। अगर नहीं जोड़ेगा तो आपको वो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि हमको ये कोरोना वायरस आप लोग को इन्फेक्शन हो जा रहा है। वुहान का कोरोना वायरस था, उसके जो जेनेटिक सीक्वेंस था और इंडिया का जो कोरोना वायरस है उसके जेनेटिक सीक्वेंस में बहुत सारा अंतर है। अंतर क्या है कि मान लीजिए वहाँ का कोई जेनेटिक सीक्वेंस कुछ अलग रहा होगा, यहाँ का जेनेटिक सीक्वेंस कुछ अलग रहा होगा, यानी यहाँ अलग प्रोटीन बना रहा होगा, अलग आरएनए, अलग टाइप का आरएनए, अलग सीक्वेंस का आरएनए बना रहा होगा, वहाँ अलग सीक्वेंस का आरएनए बना रहा होगा, अलग प्रोटीन बना रहा होगा, यानी अंतर आ गया। अभी अंतर चूंकि अगर आप ओरिजिन देखें उस वायरस का तो वो वुहान से है, तो वुहान से ओरिजिन होकर ये वायरस इंडिया में आया तो भी उसमें चेंजिंग आ गई। अब ये जो चेंजिंग आ गई, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजिंग हो गई, इसी जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजिंग को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये म्यूटेशन आप समझ गए, म्यूटेशन क्या है कि जेनेटिक चेंज इन जीन्स नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस या जीन सीक्वेंसिंग इन आरएनए, और जिससे क्या हुआ, ये अलग प्रोटीन बना लिया। अब ये अलग प्रोटीन बना लिया। अब इस समय जो नया जो है, जैसे वो 2020 की बात किया जाए तो उस समय जो वुहान से चेंजिंग होने के बाद जो इंडिया पहुंचा, वहाँ पे जो वायरस था वो इफेक्ट कर रहा था। अब ये चूंकि आप जान रहे हैं सितंबर तक ये वायरस था, उसके बाद अक्टूबर से नवंबर से थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया और फरवरी आते आते लगभग कुछ खत्म हो गया था। लेकिन अब जो नया वायरस अपना प्रकोप दिखा रहा है, यह क्या है, जो पहले का वायरस था उसमें म्यूटेशन के बाद उत्पन्न होने वाला वायरस है। अब इसमें जो म्यूटेशन हुआ वही जीन के सीक्वेंस में चेंजिंग हो गई। अब इसमें जो आपका इन्वायरमेंट, आपकी बॉडी जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली थी, यानी पहले वाले के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली थी, तो उस पर वर्क कर रहा था। लेकिन ये जब इसमें अपने जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज कर दिया, यानी अलग प्रोटीन बना लिया, तो अब वो पहले वाला एंटीबॉडीज इस पर वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी हमारा बॉडी अब इस वायरस को मार नहीं पा रहा है। तो इसके लिए अब क्या है कि अब नया इंजेक्शन, नई दवाइयाँ खोजी जा रही हैं जो इस पर इफेक्ट कर रही हैं। अब यही समझिए कि इस वायरस का जो आपके वुहान से जो वायरस जनरेट हुआ था, उससे लगभग 50 टाइप के नए कोरोना वायरस बन गए हैं जो अलग अलग जगह इफेक्ट कर रहे हैं।